Hello students, today I am going to start a new chapter of history, class 11, chapter 3, part 6, an empire across 3 continents. तो यहाँ पर आपकी NCERT बुक के पेज नंबर 64 पे ये पूरा लिखा हुआ है टॉपिक द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, जिस ये भी बोल सकते हैं कि तीसरी शताब्दी का क्या संकट पैदा हुआ. In the first and the second century, whereby and large a period of peace, prosperity and economic expansion. The third century brought the first major sign of internal strain. तो यदि पहली और दूसरी शताब्दी कुल मिलाकर शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी तनाव से पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई थी. तो फ्रॉम 230 as the empire found itself fighting on several fronts simultaneously. तो 230 के दशक में साम्राज्य में स्वयं को कोई मोर्चे पर एक तरीके से झुलझना पड़ा. In Iran, a new and more aggressive dynasty emerged in 225. These were called Sassanians. Within 15 years were expanding rapidly in the direction of the Euphrates. तो 225 ईस्वी में एक अधिक आक्रामक वंश आया उभर के सामने, जिसको ससानी कहते थे, और केवल 15 वर्ष के भीतर ये तेजी से यूफ्रेटिस नदी की दिशा में पूरा फैल गया. तो इन अ फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन कट in 3 languages, Shahpur I, the Iranian ruler, claimed he had annihilated a Roman army of 60,000 and even captured the eastern capital of Antioch. Meanwhile, a whole series of Germanic tribe, or rather tribal confederacies, mostly notably an Alemanni, the Franks and the Goths, began to move against the Rhine and Danube frontier. तो इसमें हम देख सकते कि 3 भाषाओं में प्रसिद्ध एक शिलालेख मिलता है जो ईरान के शासक शाहपुर फर्स्ट ने दावा किया कि वह 60,000 रोम सेना का सफाया कर दिया था उन्होंने, और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटिकॉन पर कब्जा भी कर लिया था उन्होंने. पर इस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियां और राज्य आए, जिसमें हम जान सकते हैं वो एलमनी थे, फ्रैंक थे, गॉथ थे, और ये रास्ते से आए राइन और डेन्यूबिन के नदी से. और 233 से लेके 280 तक की अवधि में इन प्रांतों को पूरी सीमा पर इन्होंने बार बार आक्रमण हुए, जो लेकर एलिप्लस और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे. तो होल लाइन वॉज स्ट्रेच बिटवीन द ब्लैक सी टू द एल्प्स ऑफ जर्मनी, और ब्लैक सी को इसमें हम बोल सकते हैं काला सागर. The Romans were forced to abandon much of the territory beyond the Danube. तो रोमन वासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ गया था. While the emperors of this period were constantly in the field against what the Roman called barbarian, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिनको रोमवासी बारबेरियन या विदेशी बार्बर के नाम से बुलाते थे. The rapid succession of the emperor in the 3rd century, 25 emperors in 47 years, is an obvious symptom of the strain faced by empire in this period. तो तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर में जो सम्राट बदले गए, 47 ईयर्स में 25 एम्परर्स बदलना, तो ये एक तरीके से स्पष्ट करता है कि रोम की स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी, क्योंकि एक सम्राट को कम से कम अगर 15-10 साल रहता है तब वो अपनी संतुलन को पूरा समझ पाता है, विस्तार कर पाता है,
और इतने सारे एकदम से चेंज होते गए कॉन्स्टेंटली, तो एक तरीके से साइमल्टेनियसली, तो इट वाज अफेक्टिंग द रोम एंड द क्राइसिस बिगेन। तो नाउ इसके आगे एक नया टॉपिक है लिंग, साक्षरता और संस्कृति, जिसको हम बोल सकते हैं जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर। तो one of the most modern feature of the Roman society was the widespread prevalences of the nuclear family. Adult son did not live with their family, and it was exceptional for the adult brother to share a common household. तो रोमन समाज में हम ये देखते हैं विशेषता कि उन दिनों न्यूक्लियर फैमिली का चलन स्थापित हो गया था। जो बड़ा पुत्र था वह अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहते थे, और वास्तविक भाई बहुत कम साझे परिवार में ही एक साथ रहते थे। तो दूसरी ओर हम ये भी देख सकते हैं, ऑन द अदर हैंड स्लेव्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द फैमिली, तो दासों का परिवार भी सम्मिलित किया गया था यहाँ पर। तो Romans understood by the Republic, the first century, the typical form of marriage was one where the wife did not transfer to her husband authority, retained rights in the property by her natal family, while the wife dowry went to the husband for the marriage. The woman remained a primary heir of her father and became an independent property owner on her father's death. तो हम यहाँ मान सकते हैं दासों का परिवार में सम्मिलित होना स्टार्ट हो चुका था, और जो कि प्रथम शती में हम मान सकते हैं कि विवाह एक रूप से ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी पसंद से हस्ताक्षरित कर सकती है, और वह अपने पौत्रिक परिवार से वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। तो जैसा कि अब होता है कि अगर वुमेन मैरिड हो गई तो उसका हक नहीं है, और अब तो हक मिलना स्टार्ट भी हो गया, पर ऐसा नहीं था उस समय। वो अपने हस्बैंड की भी प्रॉपर्टी की अथॉरिटी रखती थी, और जो वो दहेज में भी लेके आती थी वो भी रखती थी। तो महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान अपने पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पति की मुख्य अधिकारी बनी रहती थी, और अपने पति की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती, जो कि ये लिखा है कि वुमेन रिमेन्ड अ प्राइमरी हेयर ऑफ अ फादर एंड बिकेम अ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर ऑफ हर फादर। तो वह अपने पिता की भी प्रॉपर्टी की आधिकारिक थी, उत्तराधिकारी, और अपने हस्बैंड की भी प्रॉपर्टी पे उत्तराधिकारी थी। तो द रोमन वुमेन enjoyed a considerable legal right in owning and managing property। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रोम की महिलाओं को संपत्ति में स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे उस समय। In other words, in law, the married couple was not one financial entity but two, and the wife enjoyed complete legal independence। तो रोम की महिलाओं को संपत्ति वे स्वामित्व व व्यापक तो कानूनी अधिकार था, लेकिन कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक और हस्तक्षेप बल्कि अलग अलग माना जाता था। इंडिविजुअल, हमारे यहाँ जैसा नहीं कि एक माने पति पत्नी को, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पति के अपने अधिकार थे, पत्नी की अपने अधिकार, अपना इंडिपेंडेंस था और अपने लीगल राइट्स थे। डाइवोर्स वॉज रिलेटिवली ईजी एंड नीडेड नो मोर देन अ नोटिस टू इंटेंड टू डिसॉल्व द मैरिज बाय आइदर हस्बैंड और वाइफ। तलाक देना भी यहाँ आसान था, इसके लिए पति अथवा पत्नी केवल विवाह भंग करने का आपको सूची देनी पड़ती थी और आपका डिवोर्स हो जाता था। On the other hand, whereas males and married in the late 20s or early 30s, women were married off in the late teens or early 20s, so there was an age gap between husband and wife, and that would have encouraged a certain inequality। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो एज थी आदमियों की, पुरुषों की, वो थी 28-29।
32 और महिलाओं की एज होती थी शादी की 16 से 18 या 22 से 23 साल। तो ये आयु थी यहाँ पर पति और पत्नी के बीच आयु का अंतर, तो इससे असमानता भी बहुत बड़ी रहती थी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते थे, इनइक्वालिटी रहती थी। एंड दो नो डाउट द वुमेन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड। तो इसमें हम कोई डाउट नहीं रख सकते कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे वुमेन को, अपना अधिकार जमाते थे वुमेन्स के ऊपर, अपने नियम कानून वुमेन्स को सौंप देते थे कि तुम ही को करना है। Marriage was generally arranged, and there was no doubt that the women often subject to domination by their husband. ऑगस्टीन द ग्रेट। तो हम ये भी मान सकते हैं कि जो सेंट ऑगस्टीन जो नाम लिखा है, ये एक बिशॉप थे अफ्रीकन सिटी में। तो ये 396 में थे और इनने एक हिस्टोरिकल चर्च में ये बिशॉप थे। तो इन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि टेल दैट इज मदर वॉज रेगुलरली बीटन बाय द फादर एंड मोस्ट ऑफ द अदर वाइफ्स। तो इन्होंने ये बताया है कि उनकी माता और अपने पिताजी द्वारा उनकी रोज पिटाई होती थी और पिता उनको मारते थे। और ये वहाँ पर कॉमन था क्योंकि वो जब भी दूसरे लोगों औरतों से भी बातें सुनते थे तो वो भी अपने हस्बैंड की मार पिटाई का जो लग जाती थी उन्हें चोट, वो एक दूसरे को दिखाती रहती थी। तो वो ऐसे ही वातावरण में ग्रोन अप हुए थे। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि मार पिटाई डोमेस्टिक वायलेंस वहाँ पर उस समय बहुत कॉमन था, भले लीगल राइट थे, जूरिडिक्शन थे। तो ये पेज नंबर 65 में, इन अ स्मॉल टाउन वेयर ही ग्रू अप हैड सिमिलर ब्रूशेस टू शो। Finally, fathers had substantial legal control over their children, sometimes in a shocking degree. For example, a legal power of life and death in exposing unwanted children by leaving them out of the cold in to die. तो यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि कभी कभी दिल दहलाने वाली बातें भी होती थी यहाँ मामले में। उन्हें जिंदा रखने या मार डालने का कानूनी अधिकार उनके पिता को प्राप्त रहता था। और यहाँ के दस्तावेजों में ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभार पिता ने शिशुओं को मरने के लिए ठंड में छोड़ देते थे। तो व्हाट डज अबाउट लिटरेसी, तो साक्षरता कहाँ थी? इन अ सर्टेन दैट रेट्स ऑफ कैजुअल लिटरेसी वेरीड ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर. For example, in Pompeii, which was buried in the volcanic eruption in 79 CE, were strong evidence of widespread of casual literacy. Walls on the main street of Pompeii often carried advertisement. Graffiti were found all over the city. By contrast, in Egypt, where hundreds of papyri survive and document contracts were usually written by professional scribes. तो हम ये मान सकते हैं कि ये साम्राज्य काफ़ी अलग अलग तरीके से विस्तारित हो रहा था। तो पोम्पई नगर में 79 ईस्वी में हम ये देख सकते कि ज्वालामुखी फटा, जिसके कारण ये शहर पूरा दफन हो गया। और जब इसकी खुदाई हुई तो यहाँ पर ठोस प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। और यहाँ पर ग्राफिटी भी मिलती है कि यहाँ पर पोस्टर्स थे और एविडेंसेस ऐसे मिलते हैं कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स भी बाहर लगाए जाते थे घरों के। They often told that X or Y is unable to read and write, but even here literacy was certainly more widespread among certain categories such as soldiers, army officers, state managers. The cultural diversity of the empire was reflected in many ways at many levels in the vast diversity of the region, cults and local dynasties. The plurality of the language that was spoken, the style of the dress, the food people ate, their form of social organization, tribal, non-tribal, even the parents of settlement. Aramaic was dominated language in the Near East. तो हमें ये पता चलता है कि मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपरीज बचे हुए हैं और उन दस्तावेजों से ये पता चलता है कि यहाँ पे आमतौर पर बहुत पढ़े लिखे थे
चाहे वो का हो चाहे खा हो, वह पढ़ लिख सकते थे। जैसे सैनिक पढ़ सकते थे, यहाँ फौजी, अफसर, तो सब लोग यहाँ पर पढ़े लिखे थे। तो रोमन साम्राज्य में एक तरीके से यहाँ पर संस्कृति, जैसे धार्मिक संप्रदाय या देवी देवताओं की पूजा, बोलचाल, भाषाएं, शैली में हम ये जान सकते हैं कि चाहे वो ट्राइबल जनजातियाँ भी क्यों ना हो या एक एरोमिक डोमिनेटिंग क्लास क्यों ना हो, पर यहाँ पर मुख्य कार्य था कि बहुत से लोग पढ़े लिखे थे। और द स्पोनेटिक्स कॉपेटिक्स व स्पोकन इन इजिप्ट। तो ये कॉपेटिक लैंग्वेज इजिप्ट में बोली जाती थी। प्यूनिक एंड बर्बर इन नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी ये लैंग्वेज। सेलेंटिक बोली जाती साइड में। लिंग्विस्टिक कल्चर थे, बहुत प्रकार की संस्कृतियाँ थी यहाँ पर, बहुत तरीके के यहाँ पर कल्चर थे। वर प्योरली ओरल एटलीस्ट अंटिल अ स्क्रिप्ट वर इन्वेंटेड फॉर देम। फिर इनने लेखिका, पहले मौखिक था इनका कल्चर, फिर इन्होंने लेखिका लिपि का आविष्कार किया जिसमें ये लिखने लगे। एंड 5th सेंचुरी वेयर देयर वर ऑलरेडी अ कॉप्टिक, तो कॉप्टिक में ये लिखा जाने लगा। तो यहाँ पर ये लिखा है यूज़ ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एवरीडे ऑफ इन ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट। तो पढ़ने लिखने का यहाँ पर बहुत चलन चलता रहा छोटे और मोटे संदर्भों में। और एक जब यहाँ पर खुदाई हुई तो पाया गया वन ऑफ द फनीएस्ट ऑफ दीज ग्राफ्टी, एक एडवर्टाइजमेंट ऐसा पाया गया पोम्पाई में जो बोलता है वॉल एट आई एडमायर यू फॉर नॉट कोलैप्सिंग इन ruins when you have to support so much boring writing on you। तो एक तरीके का ये लिरिकल फॉर्म है और एक तरीके का मजाक है जिसमें लिखा है कि हे दीवार, या हम कह सकते हैं दीवार, तुम धन्य हो, अपने ऊपर इतनी उबाऊ लिखावट का बोझ उठा रही हो तुम और वो बरकरार खड़ी हो। एक तरीके का मजाक था जो कि इसमें दिया हुआ है। अब ये जो एक ड्राइंग दिया हुआ ये बहुत प्यारा ब्यूटीफुल यहाँ पर एक आर्ट क्रिएशन है और ये पोम्पाई में एक डाइनिंग रूम है और ये डेकोरेटेड है, देखो सीन से डिप्लिएटिंग मिस्टिकल एनिमल्स यहाँ पर बने हुए हैं दीवार पे। ये एक और बहुत अच्छी फ़ोटो है जिसमें एक बताया गया है कि ये एक साइड्रिक इंस्क्रिप्शन है और उनकी वाइफ, राजा और उनका पूरा परिवार यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ये भी बहुत सुंदर उस समय की डिज़ाइन है। तो इसमें ये बताया गया है कि पोम्पाई में कैसे लोग आपस में मेल जोल रखते थे, डाइनिंग कल्चर आ गया था, साथ में बैठ के खाना पीना इनका स्टार्ट हो चुका था। जैसे कि आज होता है कि जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो डाइनिंग रूम काफ़ी सजा होता है, डेकोरेटिव रहता है। फिर पेज नंबर 66 में लिखा है कि ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल बाय द मिडल ऑफ द 3rd century। Elsewhere, the spread of Latin displayed the written form of language that was otherwise spread, that happened notably with the dialect which ceased to be written after the 1st century। तो बहुत देर बाद 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ, हालांकि 3री शताब्दी के मध्य में बाइबल का कैप्टन भाषा में अनुवाद हो चुका था और कई स्थानों पे यह भाषाओं में लिखी जा चुकी थी, बहुत सी अधिक भाषाओं में। और ये विशेष रूप से एक कैथोलिक भाषा के साथ हुआ जिसका लिखा जाना 1st शताब्दी के पश्चात बंद हो गया था। अब इसके आगे का टॉपिक जो कि हम देख सकते हैं एक्सपेंशन, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, ये मैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।